बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की जो ख़बरें हैं उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस हेयरिंग को कल तक मुलतवी किया और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले तोशा खाना का जो फ़ैसला है उसके हवाले से अपील सुने और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कल ही के दिन में इसको टेकअप करेगा। उसमें कुछ अहम रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दीगर जज साहिबान के जो उन्होंने दिए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, वो भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के दौरान। दूसरी अहम खबर यह है कि सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया और उन्होंने आर्टिकल 48 का हवाला देते हुए ये कहा है, उसके क्लॉज 5 का, कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना आइन का लाजिम जुज़ है और उसकी तारीख सदर ने देनी होती है, तो आप मेहरबानी करें आकर मुझसे मुलाकात करें। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा है। इसके रद्द अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान को मदऊ कर लिया गया है और उसमें तमाम सियासी जमातों के नाम आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं शहबाज शरीफ को भी बुलाया, मौलाना फजल रहमान को भी बुलाया, JUIF की तरफ से PTI को भी बुलाया, तो वो उन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर कर दिया। तो इन सारे इशूज़ पर बात करते हैं और मज़ीद कुछ इशूज़ हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मियां नवाज शरीफ ने आज लंदन से गुफ्तगू की और आज की जो प्रोसीडिंग थी तोशा खाना की सुप्रीम कोर्ट में जो हुई है उसके रद्द अमल में मियां नवाज शरीफ लंदन से क्या कह रहे हैं, ये सुन। तोशा खाना से लेके तो अल कादर ट्रस्ट तक, जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के। यानी फ़र्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए हैं और जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। इस शख्स के लिए ये शख्स जो है, ये इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दाव पे लगा रहा है। तो ये आप सुन रहे थे नवाज शरीफ साहब लंदन से जो कह रहे थे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराता हूँ। आमिर इलियास राना तज्ज़िया निगार हमारे साथ हैं, हसन रज़ा पाशा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ हैं और प्रोग्राम के अगले हिस्से में डॉक्टर फ़ारूक सलीम माहिर माशियात हमारे साथ होंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, आपसे अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सबसे पहले तो ये जो ख़त सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है, अब इसमें उन्होंने कहा है, फोरगोइंग इन व्यू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ इन्वाइटेड फॉर अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट टुडे और टुमारो टू फिक्स एन अप्रोप्रिएट डेट। तो ये जो सदर की अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत उन्होंने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी सदर ममलिकत ने डेट देनी होती है, लिहाजा, और वो 90 दिन के अंदर देनी होती है, लिहाजा आप आके मुझसे मुलाकात करें। यही अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या इसको इसी तरह लेंगे आपके ख्याल में? जी बैरिस्टर साहब, पहले तो ये इस यहाँ से शुरू करते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 में लिखा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस करेंगे और उसी के तहत ही आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी या कहा था, डायरेक्शन दी थी कि वो इलेक्शन की डेट दें। जी जी ये क्योंकि जो एक्ट बनना था वो पहले मुशर्रफ साहब के दौर में था, तो उस वक्त प्रेसिडेंट का वर्ड जो है वो उसमें था। तो जब ये 2017 में नई शक्ल में बन के आया तो वो प्रेसिडेंट का लफ्ज एज इट इज 57 में आ गया। जब जरूरत पड़ी तो उस वक्त की पार्लियामान ने महसूस किया कि नहीं, ये तो मुशर्रफ वाला प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने अमेंडमेंट करके उसको ख़त्म कर दिया और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया। लेकिन जो आज सदर साहब ने लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो भी कोई गलत नहीं है, गैर आइनी नहीं है। आर्टिकल 48 सब क्लास 5 सदर को ये इख्तियार देती है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे।
ठीक। और जहाँ पे आइन में क्लियर कट एक चीज हो तो फिर आइन प्रिवेल करता है, ऑर्डिनरी लॉ जो है वो फिर उसको वो प्रिवेल नहीं करता। तो अब इस इसमें सूरत में लेकिन पाशा एक और साहब चीज, सूरत हाल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका हुआ है जिसमें उसने नई मरदमशुमारी का शेड्यूल जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उसके लिए 4 महीने का वक्त दरकार है और मिड दिसंबर तक वो मुकम्मल होगा और उसके बाद फिर इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस होगा। अब दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि आइन का भी यही अंडरस्टैंडिंग है आपकी नज़र में भी कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के मुताबिक सदर ने डेट देनी है, तो सदर की अंडरस्टैंडिंग उस आर्टिकल के मुताबिक ये है कि जी के 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो बज़ाहिर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ गई है बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द नोटिफिकेशन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये आगे जाके फिर कोई तसादम होने जा रहा है आपके ख्याल में? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जब अनाउंस किया कि हम 120 डेज हमें दरकार हैं डिलिमिटेशन के लिए, तो वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान बार कौंसिल ने प्रेस रिलीज जारी की और तशवीश का इजहार किया और ये मुतालबा किया कि चूँकि आइन में आर्टिकल 224 में ये वाज़े तौर पे लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो इसको आप डिले ना करें, 90 डेज में करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर डिलिमिटेशन करनी है, कोई मजबूरी है, तो वो फिर आप दिन रात एक करके मुमकिन है कि कर सकते हैं। और यही बात एक बड़ी अहम बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात आई और कुछ 1-2 दिनों से मुस्लिम लीग नून के भी कई ज़ोमा जो हैं वो इस बात का मुतालबा और तकाजा कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि एक चीज़ नज़र आ रही है, जो इंटरिम सेटअप बनना है उसकी जो फॉर्मेशन है उसको देखते हुए शायद सियासतदानों ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया है कि मामलात इनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है ये मुतालबे, देखिए JUI भी ये कह रही है। हाँ, वो मैं सुनवाता हूँ अभी थोड़ी देर में कि हाफिज अब्दुल्ला ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया, मतलब कि मैंने वो सुना तो मुझे हैरानगी हुई है कि ये JUIF को क्या हुआ है अचानक। वो मैं सुनवाता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आमिर इलियास राना साहब की तरफ जाऊँगा। और ये जो आपने आखिरी बात कही ना राना साहब, इन्होंने जो आखिरी इनका जुमला था कि PDM के रहनुमाओं को शायद ये लग रहा है कि मामलात सियासतदानों के हाथ से बाहर जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई बात है कि मामलात सियासतदानों के हाथ से बाहर जा रहे हैं? आपके ख्याल में PDM को ये अब लग रहा है? मुझे पहली बात तो ये है कि यकीन है कि सुबह जो भी कहानी होनी है वो हम देखेंगे। और सियासतदानों ने जो PDM के 13 जमाती इत्तेहाद है और जो चला गया पीपल्स पार्टी समेत, मैंने आपके शो में भी कहा जब लास्ट टाइम में आया था, और ये कहा था कि जब ये मरदमशुमारी ओके करने जा रहे थे कि ये 9 मई जो इमरान खान ने की अपने साथ, ये करने जा रहे हैं मरदमशुमारी का एक बहाना दे के कि आप 4 महीने इलेक्शन डिले कर लें। और एक दफ़ा जब इलेक्शन डिले होता है तो फिर होता है। और फरवरी में इलेक्शन ले लें, आप क्या कर लेंगे, मार्च में ले लेंगे, क्या कर लेंगे, अगर करा देंगे तो हो जाएंगे। और नहीं कराने थे तो 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं हुए थे। आप और हम उस वक्त भी बड़ी बहस इन इश्यूज़ पे करते रहे हैं कि जी आइन ये कहता है, कानून ये कहता है। अब इस पे आ जाएं, आइन और कानून अगर 48(5) है तो उसको आप मिला के पढ़ेंगे 58(2) के साथ। वहाँ वो है जब सदर असम्बली तोड़े, जहाँ कोई एक मेंबर कमांड न कर रखता हो एतमाद का वोट लेने की बतौर कायदे ऐवान, तो ये वहाँ दोनों मिला के आप कर सकते हैं। ये जो आइसोलेशन में है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी आने वाली है कि ये आपका इख्तियार नहीं है। नया कानून भी बना है और उसमें कहा गया है कि ये डेट अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा। जैसे पंजाब के गवर्नर ने जब असम्बली नहीं तोड़ी और वो खुद ब खुद टूट गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तारीख नहीं दूंगा। सदर ने यहाँ पे भी तारीख दे दी थी, जिस गवर्नर ने तोड़ी थी वहाँ भी सदर ने तारीख दे दी, यानी KP में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील ने भी माना कि हाँ हमने ये गलत काम किया कि ये हमें वहाँ KP में तो तारीख नहीं देनी चाहिए थी, मतलब अगर हम पीछे चले जाएं। लेकिन थोड़ी सी बात आपके इब्तदाइये पे फिर मैं आ जाता हूँ सियासतदानों से बाहर निकलने पे। जब आपने कहा
कि जैसे ही सदर का खत आया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन की तरफ से लेटर सियासतदानों को चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल रात 11:10 पे मैंने एक्सप्रेस पे ये खबर ब्रेक की थी कि जुमेरात से इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के साथ बशमूल PTI, पीपल्स पार्टी, नून, एक 4 नुकाती पॉइंट पे जाके वो मुशावरत शुरू कर रहा है, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी फहरिस्तें, डीलिमिटेशन, सब कुछ होगा और वो बात करेंगे। ये लेटर तो उसके, क्योंकि मैंने खुद खबर ब्रेक की थी, इसलिए मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि जी वो सिर्फ इसके नतीजे में नहीं आई कि आप और हम ये कह दें कि जी ये हो गया। हाँ, सियासतदानों ने अपने लिए बिल्कुल रास्ता अपना इसलिए तोड़ा है कि वो बात करें, और मेरी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन भी कल कोई जवाब अगर देगा तो वो यही होगा कि हम आपके पास नहीं आ रहे, आपका कोई राइट नहीं है। इलेक्शन कमीशन में और सदर मुमलिकत में दूरी भी बड़ी है कि सदर मुमलिकत काफ़ी अरसा पहले एक मामले पे बात करके, चाहे वो मशीन रीडेबल का था या कुछ था, उन्होंने बात कुछ और की थी, फैसला कुछ और बताया। हालांकि सदर पाकिस्तान चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस की प्राइम मिनिस्टर नहीं बुला सकता, लेकिन वो सदर पाकिस्तान को चाहें तो वो चीफ जस्टिस को कह सकते हैं कि जनाब ये जो पेंडेंसी आपके पास इतनी सारी पड़ी हुई है और आप रोज सियासी केस खेल के बैठ जाते हैं, आम आदमी के लिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो परेशान हैं, उनके सेक्रेटरी ने जो कुछ उनके साथ कर दिया है। पहले उन्होंने गलत बयानी, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैंने ही वो लेटर ब्रेक किया परसों भी, कि जनाब आपके पास इस टाइम और डेट पे आपको 2 खतूत उन एडवाइसेस के साथ भेजे गए कि आप यस और नो करें और हम भेज दें गवर्नमेंट को। सदर ने नहीं किया और इंटरनल विंग से जिस दिन ट्वीट किया उसके 3 घंटे के बाद PM हाउस भिजवा दी, यानी मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से वो फाइलें जिस दफ्तर से आई थी सेक्रेटरी के जरिए नहीं आई। और इस हालत की वजह से हुमैरा अहमद जो PS की सर्विस की हैं, उन्होंने इनकार किया कि जी मैं इस तरह के ऑफिस में काम नहीं कर सकती। अब एक पैनल जाएगा। सदर पाकिस्तान प्रेशर में आ गए अपनी पार्टी के, और जिस तरह सियासतदान प्रेशर माउंट कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के अंदर एक बड़े अच्छे ज़हीन वर्कर के तौर पे चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब ले गए हैं कि ये 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मैं आपको शाम साहब ये बात बता दूं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही फैसला मानेंगे। फिर जिन्होंने नहीं मानना वो आएंगे तो ओपन होके आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। चलें, ये खैर आप कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको लगता है कि वो फैसला मानेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अपेरेंटली तो एक मिसाल हमारे सामने पंजाब की है जिसमें 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से कहा गया था, लेकिन वो नहीं माना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बहरहाल ये जो बात पाशा साहब ने की है, और दूसरा आप भी कर रहे हैं कि PDM के अंदर एक बेचैनी ग्रो कर रही है इलेक्शन के मामलात को लेकर, ये हाफिज अब्दुल्ला नहीं, मैंने नहीं कहा बेचैनी। आपने अच्छा बेचैनी का लफ्ज नहीं कहा, तो फिर बता दें आपने क्या कहा एग्जैक्टली, वो वर्ड बता दें। हाँ, अगर आप वो सुनने, मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्लेइंग विद गैलरीज है जो सदर साहब ने की। पीपल्स पार्टी, सवाल ये था मेरा, वो बता दें PDM के हवाले से, क्या PDM कुछ थोड़ा इस हवाले से अब उनको कोई सियासत कर रहे हैं, सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि इंतखाबात अगर डिले होंगे तो वो नहीं होने चाहिए? ये मेरा मतलब है आपसे पूछने का कि इस तरह के कोई थॉट्स हैं PDM के अंदर? मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूं, PDM की बतौर कोई सोच नहीं है, ये राजनीति की सोच है। वोट दिए मैंगल साहब ने भी, आपको जहन में रखना चाहिए। उनके लोग वजीर PDM चाहती है कि इंतखाबात डिले हो जाए। JUI का वजीर मौलाना असद मौजूद, मर्दमशुमारी में सबने वोट दिए, सबकी थी। हाँ, PDM चाहती है इंतखाबात डिले हो जाए, PDM ये चाहती है, PDM चाहती है इंतखाबात डिले हो जाए ना। PDM के मैं PDM की बात नहीं करूंगा, क्योंकि PDM का फैसला नहीं है। नून चाह रही है डिले हो, उनके वजीर आके सबका कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं है। पीपल्स पार्टी की आवाज आई है कि होने चाहिए, लेकिन सब ने वोट और अंगूठा इत्तेफाक राय से मर्दमशुमारी के रिजल्ट को ठीक है। पाशा साहब, आप समझते हैं कि इस तरह की कोई तहरीक चल सकती है या चलेगी? और अगर चलेगी तो PDM के अपने अंदर अब जो इख्तलाफात मुमकिन तौर पर हो जाएंगे या हो गए हैं या हो सकते हैं इलेक्शंस को लेकर के, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि डिले हो भी जाए तो कोई बात नहीं, पीपल्स पार्टी चाहती है वक्त पे हो जाए, और ये तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं तहरीक चलाने की, तो आपको लगता है कि ये तहरीक चलेगी या फिर ये JUIF का ख्याल है? अब देखें, असल तो इस हवाले से जो मेन प्लेयर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि उन्हीं के लीडरशिप और वर्कर्स ने, कैंडिडेट्स ने असेंबली में जाना है
और परफॉर्म करना है, कानून ये भी करने हैं और तरक्याती काम भी करने हैं। लेकिन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे को देख के फैसले करने जा रहे हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला कदम कौन बढ़ाता है। और ये पहले आप वाली जो पोजीशन है ये अनडिसाइसिव रहेंगे, और अल्टीमेटली फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जाएगा और वहीं से फैसला होगा कि क्या होना है। मेरा ख्याल है तहरीक वगैरह, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मौलाना अहमदुल्ला साहब, तहरीक वगैरह कोई नहीं चलनी, ना ही तहरीक चलने के जो है वो इस वक्त मौके हैं। अलबत्ता एक तहरीक जरूर चल सकती है, पाकिस्तानी अवाम का जो मिजाज है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, और वो है महंगाई, होशरुबा महंगाई जो है उसके खिलाफ अगर कोई लीड करता है और कोई सामने आता है उसको लेके, तो मैं समझता हूँ कि फिर तहरीक चल सकती है। चूंकि अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इतने पिस चुके हैं। बैरिस्टर साहब, मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन तहरीक अगर चलेगी तो ये चल, अब कौन कदम बढ़ाता है उसको देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है, इंतजार में है इसके। आमिर इलियास राना साहब, ये जो इन्होंने बात की कि मुआशी एतबार से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं, हालात बड़े कशीदा हैं उस हवाले से, और मज़ीद ये जो निगरान सेटअप आया इसमें इसके आने के फ़ौरन बाद ही कुछ ऐसे फ़ैसले सामने हैं जिससे मज़ीद लोग परेशान हुए हैं। तो ये मामलात अगर मिसाल के तौर पे निगरान सेटअप चलता है, 90 दिन से आगे चलता है, तो कितने दिन चल सकता है? और अगर जाएगा 90 दिन से आगे, जितने भी दिन जाएगा, तो क्या हालात में कोई बेहतरी मुमकिन हो सकती है या ये मज़ीद ख़राब होंगे जैसा कि हो रहे हैं? पहले तो पिछले सेगमेंट के हिसाब से अभी आपकी स्क्रीन पे भी चल रहे थे टिकर, दिन से आ रहे हैं जब से सदर का ख़त आया कि इलेक्शन कमीशन सुबह एक मीटिंग कर रहा है और सदर के ख़त का बाज़ाब्ता तौर पे जायज़ा लेगा। जो मेरी इतलात हैं कि वो न सिर्फ जाएंगे नहीं बल्कि जवाबन एक ख़त लिखेंगे कि आपने अपने इख्तियारात से नए कानून के बाद तजावुज़ किया है, आपका काम नहीं है कि आप हमें तारीख दें। अब आप आ जाएं कि जनाब जो हालात बन रहे हैं, हालात तो ज़ाहिर है बहुत ख़राब हैं। कौन शख्स ये कह सकता है माशी तौर पे कि पाकिस्तान के किसी भी शख्स की जिसके डॉलर, यूरो और पाउंड के अलावा पैसे आते हैं, यानी कायदे आज़म के नोट की सूरत में जो कमा रहा है, और वो मुतमईन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे वो कितनी तनख्वाह ले रहा है, नीचे वाली की तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें, यहाँ जो अच्छी भली तनख्वाह ले रहे थे वो पिस गए, किसी के पल्ले कुछ नहीं रहा। क्योंकि मैं आप हम सब बैठे हैं ना, अखराजात कमाई के हिसाब से होते हैं, अब कमाई है नहीं और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। यानी आपका बिजली का बिल, आपका आने वाला गैस का बिल, आपकी रोज़मर्रा के अखराजात, डॉलर की परवाज जो हो रही है उसके नतीजे में खाने पीने की चीज़ें हर रोज़ बढ़ रही हैं, डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़नी हैं, उसके नतीजे में महंगाई और होनी है। तो कहाँ जाएंगे लोग? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे? ये है सोचने का मकाम उन सब लोगों के लिए जिन्हें ये फैसला करना है कि इलेक्शन कितना डिले करना है, क्योंकि जवाबन भुगतना भी उन्हें है। मैं बार बार कहता हूं कि आप बेशक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाएं, उसमें फ़ौज को ले आए हैं, आप एक्सपोर्ट के लिए बाहर की इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में ले आएंगे, अल्लाह करे के ले आएँ और बहुत अच्छा कर लें, लेकिन अगर उसमें अवाम ना हुए तो सब चीज़ें हवा में चली जाएंगी। ये बिल्कुल क्लियर है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आइसोलेशन में आप सब काम कर लें। लिहाजा जितनी जल्दी बैठ के मामलात को तय कर लें, आपने जो भी करना है, इलेक्शन कब कराने हैं आप क्वेश्चन कर लें। हम बड़े अरसे से ये बात कह रहे थे, खान साहब नहीं मानते थे। जेल में जाने से एक रात पहले उन्होंने कहा कि पीडीएम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, सबको बिठा लें, क्योंकि फार्मूला किसी के पास नहीं है। गारंटी से कह रहा हूं किसी एक इदारे के पास नहीं है ऐसा कि वो छू मंतर करेगा और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि जहां आपने जब गिरवी रखा स्टेट बैंक को, आगाज़ वहां से हुआ कि आपने कहा जी हमने आज़ाद कर दिया अपने तमाम असर से, ना फाइनेंस का ना हुकूमत का, वो किसी जगह जवाबदेह नहीं है। नतीजतन ये डॉलर की परवाज़ रुकने में नहीं आ रही, हुकूमत ज़रा भी नहीं कंट्रोल कर सकती। बेवफाइयाँ की दुनिया के साथ जब आपने खान साहब ने IMF का मुआहदा तोड़ा, भुगता इन्होंने रियासत बचाने के चक्कर में अवाम को तबाह कर गए। 14 महीने में, 15 महीने में शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में चलने वाली हुकूमत ने, अगर हम जब इस सब चीज़ों को देखते हैं, हमारी फौज भी जोर लगा रही है, जाने वाली हुकूमत भी जोर लगा गई और एक प्रोफेशनल निगरान कैबिनेट आ गई।
कि जी हमने अच्छे फैसले करने हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन फैसलों के लिए अगर आपने अवाम को रास्ता ना दिया, यानी वोट का रास्ता ना दिया कि वो अपनी चॉइस से हुकूमत को मुंतखब कर लें, तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा। जितनी मर्जी जल्दी समझ लें, आपको और हमें पता है यहाँ जनरल मुशर्रफ ने 10 साल इक़्तिदार रखा, लेकिन 3 साल एब्सोल्यूट, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। जफर अली शाह असम्बली बहाल कराने गए, उन्होंने कहा जनाब आपको माई बाप इस आइन में तरमीम का भी इख्तियार देते हैं, आप जो चाहें खिलवाड़ करें। उसके नतीजे में एक प्रोफेशनल, यही जो आज की कैबिनेट है, इस तरह की जनरल मुशर्रफ भी लेके आए थे और गवर्नमेंट चलाई, और आखिर में सियासतदानों के पास जाना पड़ा जब सब कुछ अपने हाथ से निकल गया। वो तो उनको लक हो गई कि 9/11 हुआ कि उनको किसी ने कुछ संभाल लिया और डॉलर शॉलर मिल गए, वरना तो वो स्टार्ट में ही कोई बंदा हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था उस वक्त। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, चाइना हो, वहाँ पे कोई जमहूरियत चीज़ नहीं है। वो अपने सरमाए की गारंटी चाहेंगे कि हम जो डॉलर आपके पास लगाएंगे वो हमें मिले, बिल्कुल वो मिलनी चाहिए गारंटी। लेकिन यहाँ पे हालात तभी ठीक होंगे जब आप उसके साथ अवामी शमूलियत को कर लें। ये बात जितनी जल्दी समझ लें, आपको 6 महीने में कराने हैं, आपको 90 दिन में कराने हैं, बिठा के इस अदलिया के साथ बिठाएं, जिस पे शायद आप अगले टॉपिक पे आएंगे तो हम उस पर बड़ी बात करेंगे। जब चलती हुई हुकूमत को, जिसको आज आप और हम गिनते हैं कि जी इमरान खान तो 6% पे था, भाई वो जो 5.8 और 6 पे नवाज शरीफ था, जिसने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी, जिसने मुल्क से लोड शेडिंग का मसला ख़त्म कर दिया था, आपने उसे एक लाडले को लाने में मुल्क को तबाह किया, जो आज तक आपसे नहीं संभल रहा। ये गलतियां आप फिर करने जाएंगे, कोई और लाडला बनाएंगे, नहीं बनेगा। अब जो है उनके साथ गुजारा करने की तैयारी कीजिए। चलें ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सवालनामा। पाशा साहब आ जाते हैं अब इस टॉपिक पे, इंट्रो में जिसका जिक्र किया था। ये अब कल केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, तोशा खाना की अपील लगी हुई है, सज़ा मअतली की भी पिटिशन उसके साथ है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कल ही ये केस जो है इसके वो जो अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इससे मुतल्लिका, वो भी कल ही है। आज भी लगी हुई थी, आज एक शॉर्ट ऑर्डर भी आया है और उसमें कुछ रिमार्क्स भी आए हैं, और अब उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मुनासिब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले सुने, उसके बाद हम सुनेंगे। तो अब कल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है। आप कैसे देख रहे हैं? बैरिस्टर साहब, मैं इंतहाई अदब के साथ ये बात करूंगा कि जो आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर का आखिरी लाइन बयान की कि हम इस्लामाबाद के फैसले के बाद सुनेंगे, अगर सिर्फ इतना आर्डर होता तो बहुत ही अच्छा था। मेरिट पे सुना और जो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस दी गई, मैं ज़ाती तौर पे बतौर वकील समझता हूँ कि वो 100% ठीक थी। जज साहबान की जो ऑब्जर्वेशन थी, जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए, वो हमने जब ये फैसला आया था उस वक्त भी मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात बारहा हमने की कि सफाई का मौका मिलना चाहिए था। जज साहब हेस्ट में थे, उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के हवाले से 2 दफ़ा रिमांड की गई जो एप्लीकेशंस हैं उन पे बड़ा हार्डली डिसाइड किया उनको, और सबसे बढ़ के जो डिफेंस एविडेंस उन्होंने दे भी दी, नाम भी दे दिए, उसके बावजूद आपने इररेलेवेंट करार दिया। ये सारी बातें हमने ये था कि इसका फ़ायदा खान साहब को एपलेट स्टेज पे मिलेगा, ये सारी बात, और बैन ही वही रिमार्क्स ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट ने दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए था, ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। ये हाई कोर्ट के जो अंदर केस पेंडिंग है, जिसका कल उन्होंने हेयरिंग करनी है, उस पे असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। क्या आप समझते हैं इस किस्म के रिमार्क्स अगर आ जाते हैं तो किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट की जुर्रत है कि वो इनको अवॉइड कर सके, माँ सिवाय इसके कि कल बेंच जो है वो ये कहे कि ऑल राइट जी, हम नहीं सुनते, हम नया बेंच बना देते हैं, उधर सुने। क्योंकि इस तरह का जब आपने चारों तरफ से बेंच को घेर लिया है, बेंच ने एक ही डेट दी है ना सर, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील की रिक्वेस्ट पे उससे 2 हफ्ते मांगे, उन्होंने सिर्फ 1 दिन दिया। क्या हो गया? 1 दिन, सिर्फ 1 दिन देने पे पीटीआई इतनी सीखपा हुई कि उसने कहा जी हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम केस ट्रांसफर कर दिया जाए पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। यार क्या हो गया है? हमने देखा है हमेशा कि कंप्लेनेंट साइड कोशिश होती है कि डिले किया जाए और मुल्ज़म साइड की कोशिश होती है कि फौरी तौर पे समाअत हो। तो जजेस हमेशा दरमियान में दोनों को बैलेंस कायम रखते हुए कहते हैं कि नहीं, डेट देते हैं लेकिन कल आ जाओ। और वो उन्होंने सिर्फ एक दिन का वक्त दिया और ये बात आ गई। उधर से दूसरी तरफ एक और पॉलिटिकल पार्टी इधर शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट के साथ कि ये देखें जी, ये उसकी वकालत हो रही है। देखिए, मामलात को जब भी सियासी बनाया जाता है उसका कोई आईनी और कानूनी तौर पे उसका सोल्यूशन जो है उस पर उंगलियां उठती हैं। मैं यही अर्ज करूंगा कि दोबारा एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ऑब्जर्वेशन आज नहीं देनी चाहिए थी, कल उनके पास टाइम था। अच्छा, इन्होंने भी एक दिन आगे कर देते, आप परसों की डेट दे देते कल के बजाय। एक बिल्कुल तलवार लटक गई है मोअज़्ज़ज़ डिवीजन बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। तो ये है, मैं तो समझता हूँ कि वैसे भी 3 साल सजा है, ये सस्पेंड होनी है बिल्कुल। इसको हम, आप भी पता, आप भी माशाल्लाह इसी प्रोफेशन से तल्लक है कि इस 3 साल की सजा को हमारी इस्तिलाह में ये कहते हैं कि ये शॉर्ट सेंटेंस है। और अमूमन हमने देखा है, बल्कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स केसेस में हमने देखा है कि 3 साल अप टू 5 इयर्स जो है उसकी भी वो सस्पेंशन हो जाती है और ये हो जानी है, ये कोई अनहोनी बात नहीं होनी। ठीक हो गया जी। जी आमिर इलियास राना साहब, आप भी इस बारे में बात करना चाह रहे थे। बड़ी नहीं, मैं कहा जाहिर है आपने इंट्रो में कही थी तो मैंने कहा था जाहिर है आप उस पर आप बात करेंगे। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार रखती है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे में वो मुकदमा भेज सकती है तो कोई मुज़ायका नहीं है कि वो फैसला करें। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी जो उसकी राइट्स हैं, डोमेन है, उसके अंदर जाके बात करेंगे ना तो क्वेश्चन आएगा। एक लोअर कोर्ट के जज का फैसला हाई कोर्ट में आया हुआ है जो कि कल लग रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस पर रिमार्क्स देते हैं तो हाई कोर्ट को तो आपने दबाव में डाल दिया, अंडरमाइन कर दिया। आपके मॉनिटरिंग जज थे पनामा में, जिनका आज नवाज शरीफ साहब ने जिक्र भी किया कि उस वक्त जल्दी थी कि नवाज शरीफ को सजा भी दो, जेल में भी डालो, और आज जल्दी है कि बचाओ और बाहर निकालो। एक फिक्रा ये भी आया कि दिल करता है, जो मैंने सुना पढ़ा के जी, उनको अभी निकाल दें वहां से। माय लॉर्ड, जो मर्जी फैसला करें, आपका हुक्म आखिरी है। दुनियावी तौर पे पाकिस्तान के अंदर आप सबसे बड़ी अदालत हैं, आपने ही फैसले करने हैं। लेकिन क्या आपको क्यों जल्दी है इस मामले में? क्या नवाज शरीफ की बेटी बरी नहीं हो गई उस वक्त जो गलत सजा दी गई मरियम नवाज को? मुझे बताएं, कैप्टन सफदर को सिर्फ 1 साल सजा हुई थी। सारे बंदे बहुत बोलते हैं शॉर्ट टर्म सजा है, मैं पाशा साहब की बात नहीं कर रहा, सब की कर रहा हूं। ये उसकी सजा 2 महीने 17 दिन बाद मुअत्तल हुई थी कैप्टन सफदर की, और सिर्फ इसलिए सजा दी कि तुम उसके शौहर हो और तुम बोले नहीं कि उसने झूठ बोला, जो कि साबित हुआ कि ना उसने झूठ बोला। हाई कोर्ट ने वो बरी कर दिया। मुझे बताएं, उस दिन कैप्टन सफदर के साथ जो हुआ, जो मरियम नवाज के साथ हुआ, नवाज शरीफ का केस तो अभी डिसाइड होना, मैं इसलिए नहीं कह रहा उस पर, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज, वो जज एहतसाब के बशीर साहब, उन्होंने किसी ने रिग्रेट फील किया कि हमने ये क्या किया? आज भी वही है, आज भी जज मोहम्मद बशीर ही है राना साहब, आज भी वही जज है। यही मैं कह रहा हूं, मैं उनकी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हुई, नौकरी की एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हुई बशीर साहब की। मुझे बताएं कि क्या उस वक्त जल्दी नहीं थी? आज जो रिमार्क्स दे रहे हैं कि जज को क्या जल्दी थी, उस वक्त हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या जल्दी थी जब आपने एक फैसला दे दिया। आपने चेयरमैन नायब चौधरी कमर जमान साहब को वाइस चेयरमैन के जरिए मैसेज भेजा कि अगर आपने इन वॉल्यूम्स के ऊपर सवाए फॉरवर्डिंग लेटर लगाने के 1 महीने के अंदर खोल के भी देखा तो आपको तौहीन अदालत में सजा देंगे। क्यों किया आपने ऐसा? आपने व्हाट्सएप पे क्यों बनाई JIT? तो आपका आर्गुमेंट, व्हाट्सएप पे बनाने वाले बोल चुके, जो आर्गुमेंट है राना साहब, मेरा आर्गुमेंट ये है, मैं अगर जो समझो मैं खुद उसके बाद आप उसको बता दें कि यही मतलब आपका कि नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे माजी में आप कह रहे हैं कि ये गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों की बुनियाद पे आज हम क्या कहें कि उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, या फिर क्योंकि ये पहले हो चुका है तो अब भी ये दोबारा होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? क्या आर्गुमेंट क्या है दोनों में से आप? ये ठीक है, ये तो हो गया मरियम नवाज का आर्गुमेंट, लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये सियासी जमात है वो करें। मैं जो बात कर रहा हूं
ना मैं ये कह रहा कि कल आपने गलत किया था तो आज भी गलत करें, लेकिन कल भी एक की मोहब्बत में आपने गलत किया और आज भी वही जल्दी एक मोहब्बत में आप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क आएगा, हमेशा आएगा। आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप इदारे पे तनकीद ना करें, आप फैसलों पे बात कर सकते हैं। हम उन्हीं फैसलों पे कर रहे हैं कि हुजूर आप 63A आइन में तशरीह करके दोबारा लिख देते हैं नए सिरे से। आपको सिर्फ तशरीह करनी थी, आपने उसके अंदर दर्ज कर दिया कि ये अब खत्म हो गई, अदम एतमाद हो ही नहीं सकता उस फैसले के बाद। रिव्यू भी नहीं सुन रहे, आप फैसला भी कर दें, लेकिन क्या आपने जो खुद इख्तियार दिया है मुझे और आपको बात करने का कि जो फैसला आ जाए तो हम उसके ऊपर कैसे खामोश रहेंगे? ये क्वेश्चन है जिसकी बुनियाद पर मैं कहता हूं एक दफा सब बैठ जाएं। गलतियां सब ने की हैं, कोई मुबर्रा नहीं है, कोई वो खता क्या है नल खता नहीं है। आपको और सबको, हमें, मीडिया को, जुडिशरी को, फौज को, सियासतदानों को इस मुल्क को चलाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। इन गुंजलकों में डाल के एक दूसरे के साथ रास्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम एक ढलवान पे हैं जहां टकराव है और तबाही है, जिसके रास्ते पे वो जो लिफ्ट लटकी हुई थी कल, उसको तो हमारे पाक फौज के जवान ले आए, लेकिन यहाँ पे जिसमें हमने मईशत, सियासत, सब चीज़ तबाह कर दिया, ये हम नहीं रोक सकेंगे जहाँ मर्जी कर लें। इसका हल सिर्फ ये है कि सबको बिठा लें, बात कर लें, ये मेरा मकसद है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो गया। पाशा साहब बहुत शुक्रिया करने के लिए। आमिर साहब हमारे साथ ही हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर माशियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये डॉलर में जो इजाफा आ रहा है कीमत में, एक तो ये, दूसरा बिजली की कीमतों के हवाले से जो इजाफे की बात हो रही है, तो ये मामला तो पहले ही बड़े ख़राब हैं मौशी एतबार से। अब आने वाले दिनों में ये इसी तरह की खबरें निगरान सेटअप में और भी कितनी सुननी पड़ेंगी? हम देखें, इस वक्त हमें जो भी काम करने हैं हमें बहुत फंडामेंटल फैसले लेने पड़ेंगे अगर हमने इस बिजली के निज़ाम को और रुपए की कदर को इस्तेहकाम देना है। इससे मेरा मतलब ये है कि शॉर्ट रन में तो ऑफ कोर्स इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है कि रुपए की जो कदर है उसका प्रेशर, अभी हमने इंपोर्ट्स खोली हैं बिकॉज हमने IMF के साथ एग्री किया हुआ था, एक बैकलॉग है इंपोर्ट्स का, वो क्लियर हो रहा है। इंपोर्ट्स का अगर आप डेटा भी देखें तो वो हमें दिखा रहा है कि इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। रेमिटेंसेस जुलाई में 19% कम हुई हैं लास्ट जुलाई से। सो जो कदर में फर्क है इंटरबैंक की और एक्सचेंज रेट मार्केट की, उसकी वजह शायद इनफॉर्मल चैनल्स में चले गए हैं। सो इन सब चीज़ों को इन द नियर टर्म तो ऑफ कोर्स केयर टेकर्स को डिसाइसिवली फैसले करके संभालना पड़ेगा। डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से मुल्क को निकालना पड़ेगा। जो हमारे 9 अरब डॉलर का एक प्लेज हुआ है, जो हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम लोन्स हैं, ये सब अगर आएंगे तो ये चीज़ निकलेगी। ऑफ कोर्स एक सर्टेनिटी ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट क्रिएट होगी, तो जो डॉलराइजेशन हो रही है मार्केट में वो रुक नहीं रही। अभी भी लोग समझते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो डॉलर ही है और इसलिए ओपन मार्केट में बहुत बाइंग है। एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और उस पर भी गौर करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को, वो ये है कि हमने IMF से ये तय कर लिया है कि जो ओपन मार्केट और कर्ब का फर्क, जो इंटरबैंक का फर्क है, वो हम 1.25% पे मेंटेन करेंगे। जो ओपन मार्केट है वो एक छोटी मार्केट है, वो उस तरह रेगुलेटेड मार्केट नहीं है और उसमें इस वक्त बाइंग ज्यादा है, उसमें इंपोर्ट की भी कुछ बाइंग आ रही है। वो चेस करने की वजह से हमारी इंटरबैंक पे भी प्रेशर आ रहा है। अब ये इतने सारे अवामिल हैं जिसको ऑब्वियसली अथॉरिटीज को बहुत हेड ऑन डील करना पड़ेगा और इन चीज़ों को, लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ेगा, पर फंडामेंटली कुछ फैसले करने पड़ेंगे जिससे आपकी बिजली की कॉन्स्टलेशन को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आपके ख्याल में निगरान हुकूमत ये फैसले कर सकती है? देखिए ना, निगरान हुकूमत में जो इस दफा है और जो पहले थी उसमें एक फंडामेंटल फर्क है। आपने उनको 4 एरियाज में एम्पावर किया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो एरियाज क्या हैं? IMF और मल्टीलैटरल से रिलेटेड जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी ऑनगोइंग प्रोग्राम लोन्स हैं, जो भी उनके साथ डीलिंग्स हैं, उसमें जो फैसले करने हैं वो कर सकते हैं। जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स हैं, जो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम है, जो प्राइवेटाइजेशन का काम है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अब असल बात तो ये है कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड आर द अथॉरिटीज टू टेक ऑन दिस वर्क। आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू रियली डिफाइन। चलें, अभी तो कुछ दिन में शायद दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर फीट ऑन द ग्राउंड। मिसाल के तौर पे प्राइवेटाइजेशन की, जैसे आपने बात की, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा इशू है जो हमेशा से बड़ा
मुतनाज़ा भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान स्टील मिल है या कोई और ऐसा इदारा है जो कि खसारे में है और साल दर साल खसारे में है, तो एक डिबेट है पाकिस्तान में कि क्या उसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, उसको बेच देना चाहिए, या फिर ये स्टेट ओन्ड एसेट जो है इसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए, इसकी मैनेजमेंट को दुरुस्त करना चाहिए। और अवामी प्रेशर की वजह से ये प्राइवेटाइजेशन बहुत सारे सरकारी महकमों की हो नहीं सकी है पाकिस्तान में। तो ये हुकूमत जो कि निगरान है, जिसके पीछे पब्लिक का मैंडेट नहीं है, जिस तरह से होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे, आपके ख्याल में ये फैसला करेगी तो वो मुतनाज़ा नहीं रहेगा? अगर ये करती है तो, और क्या इम्कानात हैं कि करे? एहतशाम, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि मैं 3 सेक्टर्स आपके सामने रखता हूँ। फैसला कौम को करना है कि वो किस तरह इन सेक्टर्स को देखती है और वो क्या फैसला करती है। नंबर 1 एक एनर्जी सेक्टर है। कॉन्स्टलेशन ये है कि सरकार जेनकोस भी चला रहा है, यानी कि जनरेशन भी हमारे पास है, डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास है, ट्रांसमिशन थ्रू एनटीडीसी भी हमारे पास है। आप उसकी एफिशिएंसी देखिए, उसके लॉसेस देखिए, उसकी रिकवरी में कमी देखिए। अब नंबर 2, आपने प्राइवेटाइज किया अपने बैंकिंग सिस्टम को, नेशनल बैंक को छोड़ के। आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, आप उनसे जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वो देखिए, जो वो सर्विस देते हैं वो देखिए। नंबर 3 सेक्टर है टेलीकॉम का। आपने डीरेगुलेट भी किया है, लिबरलाइज भी किया है, प्राइवेटाइज भी किया है। मेरा कोई भी दोस्त एहतशाम पाकिस्तान में मुझे आके ये नहीं कहता कि मुझे मोबाइल लिंक, मुझे टेलीनॉर, जिससे भी वो सर्विस लेता है बहुत महंगी पड़ रही है, सर्विस ठीक नहीं है। मैं कई दफ़ा आपसे पेरिस से स्काइप कर रहा होता हूँ एंड आपकी स्काइप बिल्कुल मेंटेन कर रही होती है वो स्पीड जिससे हम कंफर्टेबली बात करते हैं। कहने का मकसद ये है, ये 3 सेक्टर्स मैंने आपके सामने रखे हैं। एक में आप सरकार के कॉन्स्टलेशन में है, दूसरे 2 में आप देख लीजिए आप किस कॉन्स्टलेशन में है और आपको क्या रिजल्ट मिले। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जाकर उनको प्राइवेटाइज कराएं डिस्कोस को, पर कोई मसलन हमारे RLNG पावर प्लांट्स राइप हैं फॉर मे बी एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर फॉर मेनी इयर्स। 2018-19 में मैं सरकार में था तो हम ये काम करने की कोशिश कर रहे थे। फैसले तो किसी ने कलीदी करने ही करने हैं, चाहे वो हम केयर टेकर्स के साथ करें। जिस कॉन्स्टलेशन में हम इस वक्त चल रहे हैं एनर्जी में, ये अच्छी नहीं है। अब ये फंडामेंटल फैसले करने का आप इंतजार भी कर सकते हैं, ये भी एक बात है, पर जहां काम हो रहा है उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। आई थिंक इनको काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हम जिस तरह से इस वक्त इकोनॉमी को वायर किए हुए हैं वो शायद हमें वो नताइज नहीं दे रही इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। जो लॉसेस चल रहे हैं, आप PIA का लॉस देखिए, 100 अरब रुपए के करीब है सालाना, 750 अरब के करीब है अक्यूमुलेटेड। मेरा ख्याल है इतने पैसे नहीं है कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके पार्ट्स मंगवाकर उनको चला सकें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। ये लॉस सरकारी महकमे हैं, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बड़ी पुरानी डिबेट है और पब्लिक प्रेशर की वजह से बहुत सारी हुकूमतें पहले नहीं कर सकी हैं। आपके ख्याल में अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है निगरान सेटअप में तो वो काबिल कबूल होगी? एहतशाम साहब, मैंने खाकान नजीब साहब की बड़ी गुफ्तगू सुनी, बड़ी अच्छी राय भी दी। अगर काकड़ साहब को अमर होना है और ये फैसले करने हैं जो कि करने चाहिए, तो सबसे पहले उन ज़कूटा जिनों को काबू कर लें जिनके पास मराआत का तूफान भरा पड़ा है। पेंशनें 100%, बिजली के बिल, मतलब बिजली के यूनिट्स, अच्छा बड़े जहाज़, जो सरकारी अफसर बोर्ड्स पे मौजूद हैं, प्राइवेट मतलब निजी कंपनियों में और सरकारी इश्तराक में, हज़ारों डॉलर मिलते हैं एक दिन की शिरकत के। उसका तय कर दें कि जी मैं ये मरात ले रहा हूँ, एक आम चीज़ मिलेगी, वीडियो लिंक पे जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे और ये पैसे उन कंपनियों को भी नहीं मिलेंगे। ये सारे जैसे तोशा खाना के पैसों पे लगाया कि आपको बच्चों की तालीम पे, हेल्थ पे लगाना है, आप उस लिफ्ट पे लगाएं जहाँ पे बंदे लटक जाते हैं। तय कर दें पहले, ये 15 दिन का काम है, ये खींच लें, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करें जितनी मर्जी लिबरल होके। कोई माइकल आल सियासतदान इनको नहीं रोक सकेगा जब आप उनसे मराद छीन लेंगे जिनको मिली भी हैं, और वो फिर ये पैसे प्राइवेटाइजेशन के खा जाएंगे। जितनी मर्जी कर लें, आपको कुछ नहीं होगा। चलें, बहुत शुक्रिया, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और देखना यह है कि ये जो निगरान सेटअप है ये किस तरह के फैसले करता है। जैसा कि आप नजीब साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि
कुछ पावर्स इनके पास ऐसी हैं जो पहले केयर टेकर सेटअप्स के पास नहीं रही हैं, तो क्या ये उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं, और करेंगे तो कैसे करेंगे, और करेंगे तो उनके क्या नताइज निकलेंगे, पता लगेगा। आपसे इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए।